सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे आईटीसी का लास्ट लेक्चर, जो कि हमारा जो बहुत मेन टॉपिक है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, और रियल लाइफ में भी हमारे बहुत ही काम की चीज है आईटीसी, क्योंकि सभी क्या चाहते हैं, आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं। ठीक है, इस कारण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं इसमें जिसमें हमने सेक्शन 16 कवर करा, सेक्शन 17 कवर करा, फिर हमने सेक्शन 17(5) जो ब्लॉक क्रेडिट है वो खत्म करा। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे सेक्शन 18 की तरफ, और जो क्या बोलता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट के बारे में। क्या बोलता है? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या है? कई बार ऐसा हो सकता है ना कि आपने क्या कर रखा था, कोई आप सप्लायर थे किसी गुड्स के। अब सप्लायर थे गुड्स के, तो आपने क्या करा कि आप जो सप्लायर थे तो आप स्मॉल बिजनेसमैन थे, तो आपने क्या कर रखा था, रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा था, क्योंकि आपकी जीएसटी भरने की लायबिलिटी ही नहीं आती थी। अब क्या हुआ कि आपका नेक्स्ट ईयर टर्नओवर बढ़ गया, तो उस कारण से आपकी क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी आ गई। तो अब आपके पास क्या है कि घर में गुड्स भी रखा है। जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी आ गई, तो उस दिन आपके यहाँ गुड्स पड़ा है, सर्विस पड़ा है ना, जो भी है। तो अब आप क्या करते हैं कि आप इसको फर्दर सप्लाई करते हैं। जैसे ही फर्दर सप्लाई करते हैं, तो अब आप रजिस्टर होने के लायबल हो गए हो, अब आप जीएसटी पे करने के लायबल हो गए हो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। इस पे ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि आप जब जीएसटी पे करते हो तो आपको आईटीसी क्लेम करने का बेनिफिट मिलता है, कि आप जो भी परचेस पे आईटीसी पे करके आए हो, जो भी आप परचेस पे टैक्स पे करके आए हो, उसका आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो अब ये जो गुड्स और सर्विस जो आप परचेस करके लाए हो, कब परचेस करके लाए हो, जब आप रजिस्टर नहीं थे, तो क्या आपको इसका बेनिफिट मिलेगा? ऐसा सेक्शन 18 बोलता है कि हाँ, आपको इसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो आपका क्या हुआ कि आपने खुद वॉलेंट्री ही रजिस्ट्रेशन ले लिया, वॉलेंट्री आप रिक्वायरमेंट नहीं था आपको जीएसटी नंबर लेने का, रजिस्ट्रेशन लेने का, फिर भी अपन ने क्या करा, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप सप्लाई करोगे, फर्दर सप्लाई करोगे, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो आप अभी तक जो गुड्स और सर्विस लेके आए थे, जो आज की तारीख में आपके यहाँ गुड्स और सर्विस रखा है, तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसकी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो क्या? हाँ, उसकी भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। या फिर कई सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि एग्जाम्प्ट गुड्स में आप पहले डील करते थे, अब वो एग्जाम्प्ट गुड्स पे सिंस टैक्स नहीं लगता था, तो उस पे क्या हुआ कि गुड्स और सर्विस पे आप क्रेडिट भी नहीं ले सकते थे। हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं कि अगर एग्जाम गुड्स या सर्विस आप सप्लाई करते हो, तो उसकी आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट भी नहीं ले सकते हो। तो उस केस में भी आप अब वो एग्जाम टैक्सेबल हो जाता है। मान लो आज की तारीख में वो गुड्स एग्जाम से टैक्सेबल हो जाता है। मींस अगर अब आप सप्लाई करोगे तो उस पे आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। मींस जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो उस केस में भी क्या आप अगर बेनिफिट ले सकते हो क्या आईटीसी का, क्योंकि ऑलरेडी आप परचेस करके आए हो, उस पे आप ऑलरेडी जीएसटी पे करके आए हो, तो क्या उसका बेनिफिट आप ले सकते हो क्या? ये सब चीजें बात करता है सेक्शन 18। एक एक करके अपन इन सारे मैटर्स को अपन क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। टोटल अभी तक सेक्शन 18 में 4 मैटर है। ठीक है, ए, बी, सी और डी, ये 4 मैटर पर हमको क्या करना है, बात करना है। ठीक है, हम पहले केस पे चलते हैं। पहले केस में क्या होगा कि आप अभी तक सप्लायर थे, और सप्लायर आप क्या थे, छोटे स्मॉल बिजनेसमैन थे, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी नहीं आती थी। अब आपका टर्नओवर क्या हुआ, बढ़ गया, तो आपकी रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी आ गई। मान लो आपका टर्नओवर 40 लेके ऊपर चले गया, आप सप्लायर ऑफ गुड्स और आपका टर्नओवर 40 लेके ऊपर चले गए, तो इस कारण से क्या हो गया कि आपको क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी आ गई। अब आपको जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आ गई। अब आपकी ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में है ना कुछ गुड्स रखे थे, तो अब ये गुड्स जैसे ही आप सप्लाई करोगे, तो इस पे क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा इस पे। तो क्या आप जब आप परचेस करके आए थे, और जब आप इस पे जीएसटी पे करके आए थे, तो क्या आपको इसका क्लेम मिलेगा? क्या आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो? हाँ, सेक्शन ए बोलता है कि आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो
अगर आपने क्या करा है 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी है, और किस किस पे आपको आईटीसी क्लेम कर सकते हो, एक गुड्स होगा तो गुड्स पे कर सकते हो, सर्विस और गुड्स और सर्विस कहाँ कहाँ हो सकता है, गुड्स और सर्विस या तो स्टॉक में होगा, या फिर आपका सेमी फिनिश गुड्स में अगर कोई गुड्स रखा है तो वो गुड्स उस पे जो भी जीएसटी पे करके आए हो वो आप क्लेम कर सकते हो, या फिर फिनिश गुड्स में जो भी अपना इनपुट यूज हुआ है उस पे भी आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल परचेस करते हो, अब रॉ मटेरियल परचेस करते हो, सर्विस लेते हो, और ये सब करके आप क्या करते हो, एक फिनिश गुड्स तैयार करते हो, एक फिनिश गुड्स तैयार करते हो। तो फिनिश गुड्स तैयार करते हो तो सबसे पहले तो ये रॉ मटेरियल और सर्विस जब पड़ी है आपके उसमें, तो ये भी आप क्या कर सकते, इसमें भी आप जीएसटी पे करके आए हो, तो इस पे जीएसटी पे करके आए हो तो ये आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, इसको मैन्युफैक्चर करते हो, तो कई बार ये क्या होता है, सेमी फिनिश गुड्स होता है, तो जब ये सेमी फिनिश गुड्स होता है तो उस केस में भी इसमें भी रॉ मटेरियल और सर्विस यूज हुआ है, और वो रॉ मटेरियल सर्विस पे आप क्या कर सकते करके आए हो, जीएसटी पे करके आए हो, तो उसका भी आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। फिर फिनिश गुड्स में भी रॉ मटेरियल और सर्विस यूज हुआ है, तो फिनिश गुड्स में भी रॉ मटेरियल सर्विस यूज हुआ है, तो उस पे भी आप क्या करके आए थे, जीएसटी पे करके आए थे रॉ मटेरियल और सर्विस पे, तो उसका भी आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ये 3 पॉइंट्स में लिखा है। अगर आपके पास कैपिटल गुड्स रखा है तो कैपिटल गुड्स पे आप जो भी जीएसटी पे करके आए हो उसका आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, उस पे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा किस केस में है, जब आप तो एक तो 30 डेज में आप अप्लाई कर देते हो जब आप रजिस्टर होने के लायबल होते हो, और दूसरा जब आप वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हो, जब आप वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हो या फिर जब आप रजिस्टर होने के लायबल हो गए और 30 डेज के अंदर अंदर आप क्या कर देते हो, एप्लीकेशन फाइल कर देते हो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, ठीक है। तो उस केस में आपको आईटीसी क्लेम करने को मिल जाएगी, और आईटीसी का क्लेम करने को मिल जाएगी, रॉ मटेरियल की मिल जाएगी, और उसके बाद सेमी फिनिश गुड्स में जो भी रॉ मटेरियल और सर्विस रखी उसकी मिल जाएगी, और फिनिश गुड्स में जो भी रॉ मटेरियल और सर्विस रखा है उसकी भी आईटीसी क्लेम करने को मिल जाएगी, ठीक है। कैपिटल गुड्स की आपको आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं कि जो भी रजिस्टर होने के लायबल हो गया, पर्सन का क्या हुआ, 40 लाख के ऊपर चले गए टर्नओवर, तो अब वो लायबल हो गया जीएसटी में रजिस्टर होने के, तो उस केस में उसको किस दिन उसके यहाँ जो स्टॉक पड़ा रहेगा उस पर आईटीसी क्लेम करने को मिलेगी, उसको उस दिन उसको वो डेट मिलेगी, वो जो डेट रहेगी जिस दिन वो लायबल हो जाता है, क्या काय के लिए लायबल हो जाता है, रजिस्टर होने के, जिस दिन वो रजिस्टर होने के लायबल हो जाता है उस दिन उसके यहाँ जो जो इनपुट पड़ा है, कहाँ पे पड़ा है, स्टॉक में पड़ा है, फिनिश गुड्स में, सेमी फिनिश गुड्स में पड़ा है और फिनिश गुड्स में पड़ा है, तो ये इनपुट अगर उसके यहाँ स्टॉक में पड़ा है, सेमी फिनिश गुड्स में पड़ा है और फिनिश गुड्स में पड़ा है, तो उसको क्लेम करने की उसको क्या मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी, मींस वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। किस दिन का स्टॉक देखेंगे हम, जिस दिन वो पर्सन लायबल हुआ, जिस दिन वो पर्सन लायबल हुआ किसके, जीएसटी नंबर लेने के, मींस रजिस्टर होने के। मान लो उसने 30 डेज के अंदर अप्लाई नहीं किया, मान लो उसने 30 डेज के अंदर अप्लाई नहीं किया, तो फिर जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा ना उस दिन का हम स्टॉक चेक करेंगे कि उस दिन उसके यहाँ स्टॉक क्या था और उस पर उसने क्या क्या जीएसटी पे करा था, उस दिन उसको क्या मिलेगा, उस डेट का उसको आईटीसी क्लेम करने को मिलेगा, जो भी उसके यहाँ स्टॉक में पड़ा है, सेमी फिनिश गुड्स में पड़ा है और फिनिश गुड्स में पड़ा है, ठीक है। ये हमारा केस हो गया किसका, जब वो पर्सन लायबल होता है रजिस्ट्रेशन पे। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन में जिस दिन उसने क्या हुआ, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन वो रजिस्टर हुआ उस दिन वो क्या कर सकता है, आईटीसी क्लेम कर सकता है स्टॉक की, सेमी फिनिश गुड्स की और फिनिश गुड्स की, ठीक है। अब सीओडी जो पॉइंट है, सीओडी पॉइंट कौन से हैं कि आप जब पहले थे कंपोजिशन डीलर थे, क्या आपने सेक्शन 10 ऑप्ट कर रखा था। अब आपको ये तो पता ही है कि सेक्शन 10 जो है वो सेक्शन 10 जिसने ऑप्ट कर रखा है वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। उसने क्या करा था, सेक्शन 10 ऑप्ट कर लिया था, उसको लगा था सेक्शन 10 में बेनिफिट है, ठीक है। एक साल उसने सेक्शन 10 यूज करके देखा, उसको बाद में पता चला है कि एक काम करते हैं अपन नॉर्मल में स्विच कर जाते हैं, या फिर उसका टर्नओवर इतना ज्यादा हो गया कि 1.5 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, तो अब टर्नओवर के उसके टर्नओवर से लिमिट हो गया, तो ऑब्वियसली उसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल में स्विच करना पड़ेगा। कंपोजिशन डीलर की तो स्कीम ही यही है कि आपका अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो ही आप क्या कर सकते हो, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब उसका 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल में स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही वो नॉर्मल में स्विच होता है, तो नॉर्मल में जब वो स्विच होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब नॉर्मल रेट से जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब नॉर्मल रेट से जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो उसके यहाँ भी ऑब्वियसली स्टॉक पड़ा होगा,
है ना, उसके यहाँ स्टॉक पड़ा होगा, तो ये स्टॉक जैसे ही वो सेल करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब ये स्टॉक में वो ऑब्वियसली जीएसटी पे करके आया होगा, तो इसकी आईटीसी वो क्लेम कर सकता है क्या? हाँ, सेम इसमें भी वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, जैसे इनपुट सच हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड इनपुट कंटेन इन फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, हेल्ड इन स्टॉक। बट इसमें यहाँ पे कैपिटल गुड्स पे भी वो क्लेम कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे वो कैपिटल गुड्स पे भी क्लेम कर सकता है। बट कितनी क्लेम कर सकता है कैपिटल गुड्स के केस में? उसको टोटल आईटीसी देखनी पड़ेगी कि टोटल आईटीसी, एक मशीन जो मैं परचेस करके लाया था, मान लो 1 लाख की मशीन थी, उस पे 18,000 जीएसटी था, तो टोटल वो 1,18,000 पे करके आया था। अब जो ये 18,000 जीएसटी पे करके आया था, ये जो 18,000 की आईटीसी थी, अब उसे ये देखना पड़ेगा कि ये जो मशीन है मैं कब लाया था। मशीन मान लो मैं 1 साल पहले लाया था, तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर और 5% पर क्वार्टर के हिसाब से उसको टोटल 20% आईटीसी अपनी माइनस करनी पड़ेगी और रिमेनिंग ही वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। मान लो आज जब वो कंपोजिशन डीलर से नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट हो रहा है, आज से वो 1 साल पहले क्या लाया था, मशीन परचेस करके लाया था। मींस 1 साल तो उसने कैसे यूज करी मशीन, जब वो कंपोजिशन डीलर था, तो इस 1 साल का तो उसको आईटीसी क्लेम नहीं मिलना चाहिए था ना। तो टोटल हमने क्या करा कि 5% पर क्वार्टर के हिसाब से क्या करा, आईटीसी माइनस कर दी, टोटल 20%। तो 18,000 में से जो 20% आप क्या कर दो, माइनस कर दो, और जो रिमेनिंग आईटीसी थी, रिमेनिंग आईटीसी आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, रिमेनिंग आईटीसी आप ही क्लेम कर सकते हो। मींस यहाँ पे बेसिकली जो लाइफ है, मशीन की लाइफ मानी गई है 60 मंथ्स यानी 5 इयर्स मानी गई है। आप अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 100% जो है वो 5 इयर्स में आ जाएगा। एक क्वार्टर का 5% तो 1 साल का 20%, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं 1 साल में, तो 1 साल का 20%, 1 साल का 20% तो 100% कितने साल का, 5 साल का। मींस 5 साल में आपकी आईटीसी क्या हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। मींस 1 साल में आप क्या कर सकते हो, 1 साल में आपका 18,000 में से 20% माइनस करके रिमेनिंग आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। अब आज आप है ना रिमेनिंग आईटीसी उस कैपिटल गुड्स पे क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो कि इतना मेरे को, अब जब मेरी आउटपुट लायबिलिटी आएगी तो मैं इतनी आईटीसी सीधे माइनस करूंगा और ये जो रिमेनिंग आएगा मेरा नेट टैक्स पेबल आएगा और रिमेनिंग ही मैं टैक्स पे करूंगा। ऐसा किस केस में होगा? ऐसा उस केस में होगा जब आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखे थे, अब आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल में शिफ्ट कर रहे हो। या फिर आपका डी ऑप्शन हो सकता है कि आप पहले एग्जाम सप्लायर थे, कोई ऐसा गुड्स आप सेल करते थे जो एग्जाम था, अब वो क्या हो गया, टैक्सेबल हो गए। अब एग्जाम गुड्स क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। तो एग्जाम गुड्स में भी हमने देखा था कि अगर आप एग्जाम सप्लायर हो तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते, वहां पे भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आप टैक्सेबल हो गया तो अब तो आप क्लेम कर सकते हो, तो अब आप क्लेम कर सकते हो। तो किस किस चीजों पे क्लेम कर सकते हो, सेम नीचे जो लिखा है, इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का कैलकुलेशन भी इस केस में सेम होगा। अब ये जो इनपुट्स है और ये कैपिटल गुड्स है, ये किस दिन की चेक करेंगे हम? अगेन इसमें कंपोजिशन स्कीम में हम उस दिन की चेक करेंगे जिस दिन वो पर्सन लायबल हो जाता है नॉर्मल स्कीम के तहत टैक्स पे करने के, ठीक है, जिस दिन वो पर्सन नॉर्मल स्कीम के तहत टैक्स पे करने के लायबल हो जाता है, उस दिन हम चेक करेंगे कि उस दिन उसके स्टॉक में क्या क्या था, कैपिटल गुड्स कौन कौन से थे, और उस दिन जो भी कैपिटल गुड्स होंगे उसमें उसको क्या मिल जाएगी, आईटीसी क्लेम करने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर एग्जाम टैक्सेबल बन जाता है तो जिस दिन एग्जाम टैक्सेबल हो जाएगा उस दिन हम चेक करेंगे कि उसके यहाँ कौन कौन से रॉ मटेरियल पड़े थे, कौन कौन से सेमी फिनिश्ड गुड्स पड़े थे, कौन कौन से फिनिश्ड गुड्स पड़े थे, कौन कौन सी कैपिटल गुड्स पड़े थे, ठीक है। ये सारी चीज चेक करेंगे और वो सारी चीज पे हम क्या करेंगे, आईटीसी क्लेम करने को अलाउ कर देंगे। उस दिन हम आईटीसी क्लेम करने को अलाउ कर देंगे जो जो उसके स्टॉक में पड़ा है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली सेक्शन 18(1) खत्म हुआ। 18(1) में हमने ये देखा कि आप अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में फंस जाते हो तो आप आईटीसी क्लेम कैसे कर सकते हो, कौन कौन से केसेस में आप आईटीसी कितना कहाँ क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे हमने देखा कैपिटल गुड्स में आपको क्या करना है, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से माइनस करना है और आपको रिमेनिंग ही आपको आईटीसी क्लेम करने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपको विद इन 30 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। किसमें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा? इन
इन्फॉर्म जीएसटी आईटीसी ऑफ विद इन 30 डेज, ठीक है। और उसके बाद अगर आईटीसी का जो अमाउंट है वो 2 लाख से ऊपर जाता है तो सीए और सीए में प्रैक्टिसिंग सीए और सीए में का आपको क्या लाना पड़ेगा, सर्टिफाइड कॉपी लाना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली आईटीसी इतनी ही बनती है, ऐसा आपको सीए, प्रैक्टिसिंग सीए और प्रैक्टिसिंग सीए में से लिखवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे आती है कि 1 साल हो गया है आपके इनवॉइस को बने, यहाँ पे एक इनवॉइस बनाया आपको किसने, आपके सप्लायर ने क्या करा कि है ना, आपने उससे गुड्स परचेस करने को बोला था तो उसने इनवॉइस तो बना दिया, लेकिन आपको गुड्स या फिर जो भी सर्विस थी वो अभी तक सप्लाई नहीं करी, तो उस केस में आप फिर अब आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ये उस सप्लायर की गलती की वजह से आप फंस चुके हो, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो उसको जाओ, उसको बार बार बोलो कि गुड्स और सर्विस दे, वरना मेरी आईटीसी क्या हो जाएगी, क्लेम करने को नहीं मिलेगी, ठीक है। मेरे को आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी, अब 18(3) क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी मींस अगर आप क्या करते हो, अपने बिजनेस को ही सेल कर देते हो, ठीक है। आपने एक बिजनेस खोला था, मान लो मुकेश भाई का एक बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। मिस्टर मुकेश अंबानी ने बोला कि अब मैं बिजनेस नहीं करूंगा, अब तो मैं क्या करूंगा, मैं आराम करूंगा, मैं वर्ल्ड टूर पे निकलूंगा, ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मैं तो क्या करता हूँ, अनिल अंबानी को भेज देता हूँ, अनिल अंबानी को भेज देता हूँ और उससे पैसे ले लेता हूँ और क्या करता हूँ, मैं वर्ल्ड टूर पे निकल जाता हूँ। तो वो बिजनेस क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो बिजनेस सेल कर रहे हैं तो बिजनेस में ऑब्वियसली उनके अकाउंट में आईटीसी अभी पड़ी होगी, क्रेडिट पड़ा होगा बहुत सारा, तो वो क्या क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली। अब जब पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्रेडिट भी ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर आप किसी बिजनेस के साथ अमालगमेंट हो जाते हो। रिलायंस इंडस्ट्री क्या करती है कि कोई दूसरे बिजनेस को अक्वायर कर लेती है, अमालगमेंट हो जाती है, ठीक है। मान लो क्या करती है, जैसे वोडा आइडिया का भी क्या हुआ, अमालगमेशन हुआ, तो अमालगमेशन के केस में भी आप क्या करते हो, आपकी आईटीसी की अमालगमेंट हो जाती है, एक दूसरे से क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है। लीज पे आप दे देते हो, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस कर देते हो, तो उस केस में द रजिस्टर्ड पर्सन शैल ट्रांसफर हिज अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन ई क्रेडिट लेजर ऑफ ट्रांसफरी के ई क्रेडिट लेजर में क्या हो जाएगी, आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। मान लो इन केस ऑफ डीमर्ज, आप क्या करते हो, डीमर्ज कर लेते हो, आपने बिजनेस को डीमर्ज कर देते हो, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन अपोर्शन हिज आईटीसी इन रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर टू डीमर्ज यूनिट। मींस मान लो 1 यूनिट थी, अब 1 यूनिट थी तो यहाँ पे क्या होगी, 2 यूनिट बन गई है ना। तो इसमें क्या होगा, आईटीसी पड़ी होगी ऑब्वियसली। अब ये आईटीसी आपको ए में भी बांटनी है, बी में भी बांटनी है, दोनों में बांटनी है, तो अब ये दोनों में कैसे बांटोगे, आप क्या करो कि इसकी टोटल जो वैल्यू ऑफ एसेट थी, इसकी टोटल वैल्यू ऑफ एसेट थी और ए की अब क्या हुआ, ये जो दोनों है ये मर्ज, ये दोनों क्या हो गई, अब स्प्लिट हो गई, डीमर्ज हो गई। तो अब ए की एसेट देख लो, ए की कितनी और बी की भी एसेट कितनी है, ठीक है। अब ए में आप कितनी बांटोगे, इन द रेशियो ऑफ हिज टोटल एसेट। मींस ए में आप जैसे मान लो 40% एसेट ए को गई, तो 40% कैसे निकालोगे कि आपकी ए की जो है वो एसेट ले लो, ए की एसेट है ना, और आप क्या कर लो, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट ले लो, तो ये आपका परसेंटेज आ गया। वैसे ही सेम बी के केस में निकाल लो तो बी का भी आ जाएगा। तो मान लो जो एसेट है वो 40-60 के रेशियो में बैठी है, तो आईटीसी भी 40-60 के रेशियो में ही बैठेगी, ठीक है। मींस एसेट जिस रेशियो में बैठ रही है दोनों डीमर्ज यूनिट में, वैसे ही आईटीसी भी दोनों यूनिट में उस रेशियो में ही बैठेगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ एसेट मींस द वैल्यू ऑफ एंटायर एसेट। मींस वैल्यू ऑफ एसेट क्या है, टोटल एसेट आपको देखनी है, टोटल बैलेंस शीट में जितनी भी टोटल एसेट है वो आपको देखनी है, भले ही आपने उस पे आईटीसी क्लेम करी हो या फिर नहीं की हो। मींस उस पे आपने एसेट पे आईटीसी आपको क्लेम करने को एलिजिबल, कई आपने ब्लॉक क्रेडिट की एसेट भी होती है कि ब्लॉक क्रेडिट है, या फिर कोई ऐसी एसेट थी जिस पे आप आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकते थे, तो वो भी एसेट आप क्या कर सकते हो, यहाँ वो भी एसेट आपको क्या करनी पड़ेगी, ऐड करने की। मींस आपको बैलेंस शीट का आपको टोटल वाला पार्ट आपको निकालना है कि टोटल एसेट कितनी है और फिर हमारी डीमर्ज यूनिट में टोटल एसेट कितनी है, दोनों का टोटल का प्रोपोर्शन आपको क्या करना है, प्रोपोर्शन करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ता है, कई बार एसेट रिवर्स आईटीसी रिवर्स भी करनी पड़ती है। जैसे अभी यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो 18(1) था,
यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हम आईटीसी ले रहे थे। अभी कैसे ले रहे थे कि अभी हम है ना क्या कर रहे थे कि नॉर्मल पर्सन थे, तो अब हम रजिस्टर हो गए थे, तो रजिस्टर में भी आईटीसी ले रहे थे। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया तब भी हम आईटीसी ले रहे थे। या फिर हम क्या कर रहे थे कि कंपोजिशन से नॉर्मल में शिफ्ट हो रहे थे, तब भी हम आईटीसी क्लेम कर रहे थे। या फिर एग्जाम से टैक्सेबल में शिफ्ट हो रहे थे, तब भी हम क्या कर रहे थे, आईटीसी क्लेम कर रहे थे। अब मान लो मैं आपको सिचुएशन देता हूँ कि आप अभी तक नॉर्मल टैक्स पेयर थे, बट अब आप सोच रहे हो कि मैं तो कंपोजिशन ऑप्ट कर लेता हूँ, तो अब आपको आईटीसी पे करनी पड़ेगी ना, रिवर्स करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर आपका अभी तक टैक्सेबल सप्लायर था, लेकिन अब आपका एग्जाम सप्लायर हो गया, तो उस केस में भी आपको पे करनी पड़ेगी। अभी हम ले रहे थे, अब हम देंगे, रिवर्स करेंगे। कैसे करेंगे अब देखते हैं 18(4), ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन स्विचिंग फ्रॉम नॉर्मल स्कीम पेमेंट टू कंपोजिशन स्कीम। अगर आप नॉर्मल से कंपोजिशन स्कीम में शिफ्ट करते हो, या फिर आपका टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई बन जाता है, जो अभी तक आपका टैक्सेबल सप्लाई था, तो उस पर आप क्या करते थे, आईटीसी भी क्लेम करते थे और टैक्स भी पे करते थे। अब एग्जाम तो बन गया, तो अब आप ना टैक्स पे करोगे ना आईटीसी क्लेम करोगे। लेकिन अभी जो आपके स्टॉक में है वो अब आप जब सेल करोगे तो एग्जाम तो बन गया, तो उस पर तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना ही नहीं पड़ेगा। आप टैक्स से छुटकारा पा चुके हो, तो जो आपके स्टॉक में पड़ा है उसका आप आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते। जो आईटीसी आपके अकाउंट में पड़ेगी, अब आपको क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फिर आप क्या कर रहे हो, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन करा रहे हो क्योंकि आपका अपना टर्नओवर ही नहीं है, आप लायबल ही नहीं होते रजिस्ट्रेशन लेने के, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो स्टॉक पड़ा, सॉरी जो आपका स्टॉक पड़ा है, तो उस पे क्या करना पड़ेगा, आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट टू बी रिवर्स इज इक्विवेलेंट टू आईटीसी ऑन। कितना आपको अमाउंट रिवर्स करना पड़ेगा, कितना आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। जो आपका स्टॉक में पड़ा है इनपुट, जो आपका सेमी फिनिश गुड्स में पड़ा है इनपुट, जो आपका फिनिश गुड्स में पड़ा है फिनिश गुड्स का भी देख लेना, और उसके बाद जो कैपिटल गुड्स में जो भी है आपका कैपिटल गुड्स जितने पड़े हैं वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। बस यहाँ पे ट्विस्ट इतना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे 5% पर क्वार्टर वाला सिस्टम नहीं रहेगा। अपन ने वहाँ पे टोटल निकाल लिया था कि एक जो असेट की लाइफ होती है वो कितनी मानी गई है, यहाँ पे 5 इयर्स मानी गई है, 5 इयर्स मानी गई है एक असेट्स की लाइफ। तो यहाँ पे आपको 5 इयर्स लेके चलना है, 5 इयर्स लेके चलना है, ना कि 5% पर क्वार्टर, ठीक है। अब जैसे मान लो आपकी आईटीसी जो थी वो मान लो 1 लाख रुपीज थी, ठीक है, 1 लाख रुपीज थी। अब 1 लाख रुपीज में से मान लो 4 साल तक आपने क्या करा कि आपका टैक्सेबल गुड्स था, 4 साल पहले नहीं थी, ठीक है। मान लो आज की तारीख में ये जो गुड्स है वो टैक्सेबल गुड्स था और अब वो बन गया है एग्जाम गुड्स, है ना। आपने ये जो एसेट खरीदी थी वो 4 इयर्स बैक खरीदी थी, 4 इयर्स बैक खरीदी थी, ठीक है। अब जब 4 साल पहले आपने ये एसेट खरीदी थी और उस पे आपने क्या करा था, 1 लाख रुपए जीएसटी पे करके आए थे, 1 लाख रुपए जीएसटी क्या करके आए थे, पे करके आए थे, ठीक। तो 1 लाख पे करके आए थे, तो 4 साल तो आपने टैक्सेबल गुड्स के लिए यूज करी। हमने लाइफ कितनी मानी है मशीन की, 5 साल मानी है, ठीक है। तो 4 साल तो आपने क्या करी है, इसको टैक्सेबल गुड्स के लिए यूज करी है, तो उस केस में आपको 4 साल की आईटीसी तो क्लेम करने को मिलेगी, ठीक है। तो 1 लाख रुपए आपकी जब टोटल आईटीसी थी, तो 4 साल के लिए आप क्या करो, उसको माइनस कर दो, रिमेनिंग ही आप क्या करो, रिमेनिंग ही आपको क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी, रिमेनिंग ही आपको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 1 लाख में से 4 साल में कितने हो गए, 12, 24, 36, 48, 48 मंथ्स क्या हो गए आपके, 48 मंथ्स हो गए, ठीक है। और टोटल मंथ्स कितने हैं 5 ईयर के, तो 60 मंथ है, ठीक है। तो 60 मंथ डिवाइड बाय 48, ये आपको क्या मिल जाएगी, क्लेम करने को मिल जाएगी। मींस ये आपको क्या मिल जाएगी, ये आपको माइनस करने को मिल जाएगी, और रिमेनिंग ही आपको क्या करना पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। मींस आप ऐसा कर सकते हो कि जितने रिमेनिंग पीरियड बचा है 5 साल में से जितनी आपने यूज कर ली है वो माइनस कर दो। 5 साल में से हमने 48 मंथ यूज कर लिए, तो उतने माइनस कर दो, 60 में से 48 माइनस करें तो 12 मंथ आ गए। इतनी ही आपको क्या करनी पड़ेगी, अब पे करनी पड़ेगी। ये आपका आएगा 20,000, ठीक है। 20,000 ही आपको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप इससे भी आप क्या कर सकते हो, अपना अंदाजा निकाल सकते हो, ठीक है। कैपिटल गुड्स हैव बीन इन यूज फॉर 4 इयर्स 6 मंथ एंड 15 डेज। तो 4 इयर्स 7 मंथ ले लेंगे इसको राउंड ऑफ करके, ठीक है। 4 इयर्स 7 मंथ्स कितने हो गए आपके, 48 और 7 55 मंथ आप क्या कर लो, 55 मंथ आपकी क्या हो जाएगी, क्लेम करने को मिल जाएगी। मींस रिमेनिंग 5 मंथ आप क्या कर सकते हो, रिमेनिंग 5 मंथ की आपको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। मींस टैक्सेबल से एग्जाम्प्ट हो गया। तो अब एग्जाम्प्ट वाले जो 5 मंथ है टोटल
कितनी थी टोटल 5 ईयर की लाइफ थी, तो 5 ईयर की लाइफ थी तो 5 मंथ की आपने क्या करी एग्जाम्पल यूज करी, तो 5 मंथ की क्या कर दो आप रिवर्स कर दो, तो 5 मंथ यहाँ पे आपके आ जाएंगे और 5 मंथ आप कैसे निकालोगे, जो टोटल क्रेडिट है ये टोटल क्रेडिट को आप क्या करो 5/60 कर दो, ये आपकी आ जाएगी रिवर्स करने की लाइफ, जो आईटीसी रिवर्स करने की लाइबिलिटी आ जाएगी, इतनी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, या आगे आपको समझ में कब कब करना है ऐसा, जब आप नॉर्मल से कंपोजिशन में शिफ्ट कर रहे हो, या फिर जब आपका टैक्सेबल से एग्जाम्प्ट हो रहा हो, या फिर आप जब रजिस्ट्रेशन क्या कर रहे हो अपना कैंसिल कर रहे हो, तब आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। ठीक है, सेक्शन 18 में से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आने वाला है, तो इसको आप उतने ही ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सेक्शन 18 रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल केसेस ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन टेकन। आप क्या कर रहे हो कि आपका क्या कर रहे हो, आप अपना आपने क्या करा कैपिटल गुड्स और मशीनरी क्या कर लिया आपने सप्लाई करा है, और उस पे आपने क्या कर रखा था आईटीसी ले रखा था। इफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन टेकन आर सप्लाइड, अगर आपने क्या करा कि आपने एक मशीन परचेज करी थी, आपने क्या करी एक मशीन परचेज करी थी, अब वो मशीन आप क्या करते हो इसको सोल्ड आउट कर देते हो, सप्लाई कर देते हो, तो उस केस में ये मशीन जब आप लाए थे तब आपने आईटीसी क्लेम करी होगी, ऑब्वियसली इस पे आईटीसी क्लेम करी होगी। मान लो 1 लाख की आपने क्या करी थी आईटीसी क्लेम करी थी, 1 लाख की जब आपने आईटीसी क्लेम करी थी, अब आपको यहाँ पे अगेन 5 ईयर वाला कंसेप्ट यूज करना है। 5 ईयर में हमने जो पहले 5% पर क्वार्टर वाला यूज किया था वैसे ही आपको यूज करना है, और आपने जितने टाइम अभी यूज कर ली है, मान लो आपने 3 साल यूज कर ली है, तो 3 साल का आपको क्या करना है यहाँ पे से माइनस करना है, और रिमेनिंग आईटीसी आपको क्या करनी पड़ेगी रिवर्स करनी पड़ेगी, या फिर आप जो असेट सोल्ड करते हो, जितने भी आप सोल्ड करते हो उस पे जितना जीएसटी आता है, दोनों में से जो हायर वाला अमाउंट है वो आपको क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल अपन लेके कर लेते हैं, कैसे एग्जांपल लेंगे, मान लो आपने क्या करा था 1 लाख रुपए में आपने क्या करी थी एसेट परचेज करी थी, उस पे आपको मान लो 1 लाख की आपकी क्या थी आईटीसी थी, 1 लाख की आपकी क्या थी आईटीसी थी, और कब आपने परचेज करी थी 4 इयर्स बैक इसको आपने क्या करा था परचेज किया था 4 इयर्स बैक, और रेट क्या था इसका जीएसटी 18% था। ठीक है, आपने जो भी एसेट परचेज करी थी 18% वो परचेज करी थी। ठीक है, अब आपने 4 इयर्स बैक परचेज करी थी, तो 4 इयर्स तो आपने क्या करा इसको यूज किया, मींस 1 साल ही आपने कम यूज करा, मींस 1 साल आप अगर और यूज कर लेते तो आपको आईटीसी रिवर्स किस पे कितने पे आईटीसी देनी पड़ती, केवल जो आपने सोल्ड प्राइस था उस पे ही आपको क्या करना पड़ता है जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए आपकी आईटीसी, तो अब आप क्या करो 1 लाख रुपए इंटू 5% पर क्वार्टर इंटू 4 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 साल में आपके होते हैं 16 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो 5% इंटू 16, 5 इंटू 16 कर दो कितना हो गया 80, मीन्स 1 लाख में से आप क्या कर दो 80% माइनस कर दो, 1 लाख में से आप क्या कर दो 80% माइनस कर दो, मींस या तो आपको 20,000 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, मींस ये जो 80% है ये क्या शो कर रहा है कि इतने की आईटीसी आपने बिजनेस में यूज कर ली है, मींस आपने जितने की रिमेनिंग यूज नहीं करी है वो आपको क्या करनी पड़ेगी रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद या तो आपको 20,000 की आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, या फिर जो भी आपने जितने में वो असेट बेची उस पे आपका जीएसटी क्या बनता है वो जीएसटी आप देख लो, और इन दोनों में से जो हायर वाला अमाउंट रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। मान लो आपने वो असेट जो है 1.5 लाख में बेची, अब 1.5 लाख पे आपने अगेन 18% लगाओगे, तो 18% जीएसटी रेट है यहाँ पे उस असेट का, तो 18% लगाओगे तो 1.5 लाख पे 18% से आपका आता है 27,000। तो या तो आपको 27,000 या 20,000 whichever is higher, मींस 27,000 आपको क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा, 27,000 पे करना पड़ेगा। मान लो ये अगर 20,000 से नीचे आ जाता, मान लो ये 18,000 आता, तो फिर आपको 20,000 पे करना पड़ता, मींस जो हायर आएगा वो आपको क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन सेल, मर्जर, अमाइगेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस।
मींस ये रूल बताता है कि रूल बताएगा, क्या बताएगा कि आप जब सेल कर देते हो अपना बिजनेस, मर्जर कर लेते हो, अमालगमेट कर लेते हो, डीमर्ज कर लेते हो, तो उस केस में जो है ट्रांसफर कैसे होगा। उस केस में बेसिकली जो है रजिस्टर्ड पर्सन शैल इन द इवेंट ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस फॉर एनी रीजन फर्निश द डिटेल ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इन फॉर्म GST ITC 02 electronically on the common portal along with request for transfer of unutilized input tax credit lying in his इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू द ट्रांसफर। मींस क्या करना पड़ेगा, फॉर्म GST ITC 02 में उसको क्लेम करना पड़ेगा, ये फॉर्म भरना पड़ेगा और इस फॉर्म में उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका जैसे सेल हुआ है बिजनेस या अमालगमेट हुआ, सेल हुआ है, मर्ज हुआ है, अमालगमेट हुआ, तो ये क्या करना पड़ेगा, सेल करने के टाइम पे जो सेलर है उसके जो भी अकाउंट में ITC पड़ी होगी, GST ITC 02 भर के आप क्या करोगे, बायर के अकाउंट में वो ITC ले आओगे और बायर के अकाउंट में वो फिर ITC लिखने लगेगी। ठीक है। इन द केस ऑफ डीमर्ज वाला हमने पढ़ ही लिया है कि अपोर्शनमेंट कैसे होगा, इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ न्यू यूनिट में, न्यू यूनिट्स में जो भी वैल्यू ऑफ एसेट होगी उसके रेशियो में क्या हो जाएगा, ये GST क्लेम करने को मिल जाएगा। ठीक है। मींस ITC क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है। वैल्यू ऑफ एसेट मींस द वैल्यू ऑफ एंटायर एसेट ऑफ बिजनेस वेदर और नॉट इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। ये भी हमने क्या कर रहा है, कर लिया है। ठीक है। सर्टिफाइड इशूड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या लाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है। ट्रांसफर शेल ऑन द कॉमन पोर्टल एक्सेप्ट द डिटेल सो फर्निश्ड। मींस ट्रांसफर को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हां इतनी ITC अब मेरे अकाउंट में आनी चाहिए, ये अकाउंट क्योंकि मेरा बिजनेस मैं अमालगमेट हो रहा हूँ या फिर मैं बायर हूँ बिजनेस का, तो इतनी ITC क्या करना पड़ेगी, मेरा राइट बनता है इतना ITC क्लेम करने का। ठीक है। उसे पोर्टल पे जाके ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ड्यूली अकाउंटेड फॉर बाय द ट्रांसफर इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, और जो भी ITC वो क्लेम करेगा उसको अपने अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा कि मैंने इतनी ITC क्लेम करी। ठीक है। अकाउंट में जनरल एंट्री तो होगी सही, ऑब्वियसली जनरल एंट्री तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ये रूल इतने काम का नहीं है, ऊपर का सेक्शन आपका ज्यादा काम का है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका एक बिजनेस है ना, एक बिजनेस था तो आपका पहले सिंगल रजिस्ट्रेशन था। अब आप क्या कर रहे हो, अब आपका सेम स्टेट में था, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र में आपका क्या था, बिजनेस था, महाराष्ट्र में एक बिजनेस था, आपने एक रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया था। ठीक है। अब आपने क्या करा, मुंबई के लिए भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलग कर दिया और पुणे के लिए आपने एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलग कर दिया। तो मीन्स यहाँ पे आपने क्या कर लिए, दो रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिए, बट दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर सेम पेन पे लिंक होंगे क्योंकि आप सेम ऑनरशिप पे चला रहे हो, तो सेम ऑनरशिप पे चला रहे हो, बस नंबर उसका अलग अलग रहेगा बट पेन नंबर तो सेम ही रहता है। मींस वो जो 15 नंबर का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उसमें क्या होता है, जो अपना जो 10 डिजिट का जो पेन होता है, 10 डिजिट का जो पेन होता है, 10 डिजिट का पेन होता है, वो 10 डिजिट का पेन तो सेम ही रहेगा। आगे के जो दो डिजिट होते हैं, जो भी GST स्टेट जो डिस्क्राइब करते हैं वो भी सेम रहेंगे, बाकी जो है नंबर वो यहाँ पे वेरी करेंगे। तो उस केस में सिर्फ आपकी ऑनरशिप सेम है ना, बस आपका नंबर ही अलग अलग है, तो उस केस में हमारी ITC कैसे ट्रांसफर होगी, उस केस में अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, जिस भी पर्सन ने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मींस उससे मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, एंड हु इंटेंड्स टू ट्रांसफर आइदर होली और पार्टली द अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट, जो जिसका इंटेंशन क्या है कि मैं अपनी क्रेडिट क्या कर रहा हूँ, मुंबई और पुणे दोनों में क्या कर लूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ, तो वो ऐसा कर सकता है लाइंग इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू एनी और ऑल ऑफ द न्यू रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस शैल फर्निश विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, GST ITC 02 में उसको क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक on the common portal either directly or through facilitation center notified in this behalf by the commissioner। ठीक है।
The input tax credit shall be transferred to newly registered entities in the ratio of value of asset held by them at the time of registration. सेम हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो भी ट्रांसफर होगा डीमर्ज के केस में भी सेम था और यहाँ भी सेम है कि अगर आप दो नंबर ले लेते हो तो आपकी वैल्यू ऑफ असेट के रेशियो में आपको आईटीसी क्लेम करने को मिल जाएगा। मींस आपकी जो आईटीसी जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, आपके वैल्यू ऑफ असेट के रेशियो में आपकी क्या हो जाएगी, आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। The newly registered person shall on the common portal accept the detail so furnished by the registered person, and upon such acceptance the unutilized ITC specified in form GST ITC 02A shall be credited to his electronic क्रेडिट लेजर। मीन्स उसके क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी आईटीसी। ठीक है, अब मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब रिवर्स करने हैं तो उसके भी रूल यहाँ पे दे रखे हैं रूल 44 में। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक शैल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18(4) एंड सेक्शन 29(5) बी डिटरमाइन इन द फॉलोइंग मैनर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तो रूल यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फॉर इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक द इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस ऑन व्हिच क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल पर्सन ऑफ सच इनपुट्स। ठीक है, अब ये आप आईटीसी कैसे पता निकालोगे, यहाँ पे हमने 18(4) में पढ़ा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब आईटीसी कैसे रिवर्स करना पड़ेगा, जो भी आपके यहाँ स्टॉक पड़ा है तो आईटीसी स्टॉक पड़ा है और आपका क्या कैपिटल गुड्स पड़ा है, तो अब आप कैसे देखोगे, यहाँ पे जो कैपिटल जो भी स्टॉक पड़ा है उसका आप क्या करोगे, इनवॉइस चेक करोगे और इनवॉइस चेक करोगे तो इनवॉइस में आपको दिख जाएगा कि आप कितना टैक्स पे करके आए थे इन स्टॉक्स पे। इन स्टॉक पे जितना भी स्टॉक पे टैक्स पे करके आए थे वो इनवॉइस में से आप देख लोगे और उतना आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। कैपिटल गुड्स का भी आप क्या करोगे, इनवॉइस चेक कर लोगे जब भी आपको कैपिटल गुड्स लाए थे। सेम बस इतना सा आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है कैपिटल गुड्स में भी कि हेल्ड इन स्टॉक द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व इन द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन द मंथ शैल बी कंप्यूटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टेकिंग यूजफुल लाइफ एज 5 ईयर। 5 ईयर की हमको लाइफ लेनी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स अमाउंट शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी और इंटीग्रेटेड टैक्स। ये जो टैक्स आएंगे ये सब आपको अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, अब जैसे ये जो आपने स्टॉक पड़ा था आपका, तो स्टॉक में आप इनवॉइस चेक करोगे। अब इनवॉइस जब आप चेक करोगे तो इनवॉइस में ऑब्वियसली यहाँ पे सीजीएसटी भी होगा और एसजीएसटी भी होगा, तो ये आपको सबको है अलग अलग चेक करना है और अलग अलग आपको लिखना है कि टोटल सीजीएसटी कितना आएगा, टोटल एसजीएसटी कितना आएगा, जितने भी स्टॉक है सबका सीजीएसटी ले लो, जितने भी स्टॉक है सबका एसजीएसटी ले लो। सेम कैपिटल गुड्स में जितना सीजीएसटी होता है ले लो, जितना एसजीएसटी ले लो, या फिर आईजीएसटी हो सकता है या फिर यूटीजीएसटी हो सकता है। तो सबका आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। सीजीएसटी टोटल कितना है, एसजीएसटी टोटल कितना है, आईजीएसटी टोटल कितना है, या फिर एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी हो सकता है। ठीक है, तो यूटीजीएसटी कितना है, तो ये आपको क्या करना पड़ेंगे, 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे और 3 अकाउंट को सेपरेटली चलाना पड़ेगा। ठीक है, और उतना आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। द अफोर्सेड अमाउंट शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, where the tax invoice related to input held in stock are not available। अगर इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, मान लो आपके पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, एस्टिमेट करेगा उसका, क्या करेगा, जो इनपुट पड़ा या कैपिटल गुड्स पड़ा है उसका अमाउंट एस्टिमेट करेगा और उस एस्टिमेट पे जो भी एस्टिमेट कैसे करेगा कि आप वो मार्केट प्राइस क्या है। अगर आज आप उस स्टॉक को बेचने जाते हो या फिर आज आप क्या करते हो कैपिटल गुड्स को बेचने जाते हो तो कितने में बिकेगा, तो वो उस प्राइस पे आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, इफेक्टिव डेट ऑफ द गुड्स ऑन इफेक्टिव डेट। ठीक है, द अमाउंट डिटरमाइंड अंडर 44(1) शैल फॉर्म पार्ट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। जो भी आपको आईटीसी रिवर्स करनी है तो कैसे करोगे आप रिवर्स, ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर लोगे और ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आप कैसे पे करोगे, जो आपके यहाँ आईटीसी पड़ी है वो, या फिर आपके यहाँ जो भी कैश पड़ा है वो, आईटीसी नहीं है तो आपको कैश में पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और
और जीएसटी 0 ITC 03 आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा, ठीक है। GSTR 10 भरना पड़ेगा अगर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का केस है, ठीक है। सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द पर्पस ऑफ 18(6) shall be determined in the same manner as specified in 44(1)(b), ठीक है। And the amount of shall be determined separately for input tax credit of central tax, state tax, union territory tax or integrated tax। सेम ये पढ़ चुके हैं हम। However, where the amount to determine is more than the tax determined on the transaction value of capital goods, the amount determined shall form part of the output tax liability and same shall be furnished in GST form GSTR 1, ठीक है। अब हमारी जो आती है बात आती है जॉब वर्क की आती है कि जॉब वर्क के केस में हमको क्या करना है। जॉब वर्क के केस में आपको बेसिकली अब ये जॉब वर्क क्या होता है, जॉब वर्क क्या होता है हमने अभी तक समझ चुके हैं कि जॉब वर्क बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब जॉब वर्क क्या होता है कि जॉब वर्क क्या करते हैं, जैसे हमारे केस में मान लो एक पूमा है, पूमा क्या करता है, शूज मैन्युफैक्चर करता है। वैसे पूमा शूज भी मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो भी वो क्या कर लेता है, परचेस कर लेता है। अब मान लो शूज मैन्युफैक्चर करे, किसने करे, पूमा ने मैन्युफैक्चर करे। अब पूमा क्या करता है कि पूमा है बोलता है कि लोगो मैं नहीं लगाऊं, क्योंकि लोगो क्या करता है मैं नहीं लगा पाता हूँ इतने अच्छे से, मैं उसको प्रिंट नहीं कर पाता हूँ। तो ये पूमा क्या करता है, ये जो शूज है, ये जो शूज है, शूज बना देते हैं यार एक अच्छा सा, ठीक है। ये शूज बन गया, इतना अच्छा तो नहीं बना, ठीक है। अब ये शूज क्या करता है, वो प्रिंट करवाना पड़ता है उसको, यहाँ पे क्या करवाना पड़ता है, पूमा प्रिंट कराना पड़ता है। तो अब ये जो पूमा प्रिंट कराना पड़ता है, तो ये क्या करता है कि पास में ही एक प्रिंटिंग शॉप है उसके, कितने पास में 10 किलोमीटर दूर। तो प्रिंटिंग वो प्रिंट क्या करता है, प्रिंटिंग शॉप पे भेजता है और वहाँ पे बोलता है कि मेरे शूज पे क्या कर दो, आप मेरा लोगो प्रिंट कर दो, पूमा का लोगो क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो अब ये लोगो प्रिंट कराने जाता है पूमा प्रिंटिंग शॉप पे। तो अब ये जाएगा वहां से और वापस से क्या आएगा, पूमा की फैक्ट्री में आएगा और फिर पूमा की फैक्ट्री में पैक होगा, फिर ये क्या होगा, सेल होगा। तो ये जो प्रिंटिंग शॉप पे जो शूज जा रहा है, ये बेसिकली क्या है, जॉब वर्क है। जॉब वर्क का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, दूसरे के गुड्स पे आप क्या कर रहे हो, उस पे काम कर रहे हो और वापस उसके गुड्स को क्या कर रहे हो, भेज रहे हो। तो ये प्रिंटिंग शॉप क्या कर रहा है, अपने गुड्स पे काम नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पूमा के ही शूज पे काम कर रहा है और उसका शूज भी क्या करता है, उसको रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। और ये कितना पैसा लेता है इससे, जो कि प्रिंट के हिसाब से पर शूज जो भी इसका चार्ज लेता होगा वो ले लेता होगा, ठीक है, जो भी चार्जेस ये कर लेता होगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा जॉब वर्क का केस, ठीक है। जॉब वर्क का मतलब हमको समझ में आएगा कि जॉब वर्क होता है क्या। जॉब वर्क में क्या हुआ कि आपने क्या करा कि यार आप क्या करते हो, अब जैसे पूमा क्या करता है कि पूमा एक्चुअल में क्या करता है कि शूज भी नहीं बनाता हो, वो तो क्या करता है कि शूज भी क्या करता है, दूसरों को बोल देता है कि आप बना के दो, मैं क्वालिटी चेक करा लूंगा इन शूज का, अगर मुझे पसंद आएंगे तो मैं शूज रख लूंगा, अदरवाइज ये शूज वापस मैं आपको भेज दूंगा, 1 रुपया आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो क्या करता है, शूज भी क्या करता है, बनवाता नहीं, ठीक है। तो शूज भी खुद नहीं बनाता है, वो बनवाता है। तो अब वो क्या, उन्होंने क्या बोला कि ठीक है शूज बना दो, ये एक्चुअल शूज सेलर है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 3 पार्टी ले लेते हैं, शूज सेलर, पूमा, प्रिंटर, ये 3 पार्टी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये 3 पार्टी क्या करती है, शूज जो सेलर है ना, वो क्या करता है, वो बोलता है कि ठीक है मैंने शूज बना दिए। और पूमा क्या करता है, इसकी फैक्ट्री में ही जाता है और बोलता है कि ठीक है आपने शूज सही बनाया, ओके आप क्या करते हो, ये शूज मेरे को भेज दो। बट ये शूज मेरे को मत भेजना, डायरेक्ट क्या करो, आप प्रिंटिंग शॉप पे भेज दो। यहाँ पे प्रिंटिंग शॉप क्या करेगी, इस पर पूमा का लोगो बनाएगी और फिर मैं क्या करूंगा कि या तो यहाँ से मैं अपनी फैक्ट्री पे लाऊंगा या फिर मैं क्या करूंगा यहीं से सेल कर दूंगा, है ना। इस प्रिंटिंग शॉप में एक बड़ी फैक्ट्री शॉप पर ये बना नहीं रहता है, मेरे शूज वहाँ रखे रहते, तो मैं यहीं से क्या करूंगा, सेल कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ से शूज सेलर है, उन्होंने क्या करा, प्रिंटर को प्रिंटिंग शॉप पे भेज दिए, ये जो भी शूज थे ये कहाँ भेज दिए, प्रिंटिंग शॉप पे भेज दिए।
अब प्रिंसिपल को क्या मिलेगी, इस पे आईटीसी क्लेम करने को मिलेगी क्या? प्रिंसिपल कौन है? पूमा। प्रिंसिपल को आईटीसी क्लेम करने को मिलेगी क्या? ऑब्वियसली इस पे आईटीसी क्लेम करने को मिलेगी। द प्रिंसिपल शिप एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन इनपुट इवन इफ इनपुट्स आर डायरेक्टली सेंट टू जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क। मींस डायरेक्टली जब वो यहाँ से जॉब वर्क के प्रिंटर के यहाँ जा रहे हैं, जॉब वर्क के यहाँ जॉब वर्कर के यहाँ जा रहे हैं, तब भी वो क्या कर सकता है? पूमा इस पे आईटीसी क्लेम कर सकता है। यहाँ पे हमने कंडीशन पढ़ी थी कि आईटीसी क्या क्लेम करने को मिलेगी क्या? आईटीसी क्लेम करने की कंडीशन क्या थी कि आपके पास गुड्स और सर्विस रिसीव हो जाना चाहिए, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, ये कुछ बेसिक कंडीशन थी। तो यहाँ पे पूमा को क्या गुड्स मिला है क्या? नहीं मिला है, तब भी वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। ऐसा एक्सेप्शन भी पड़ा था कि जॉब वर्क के केस में भले उसको नहीं मिला हो गुड्स, तब भी हम उसे मान लेंगे कि उसको आईटी गुड्स मिल चुका है, ठीक है। तो जॉब वर्कर के केस में प्रिंसिपल को सिंस गुड्स नहीं मिला है, तब भी वो क्या कर सकता है? आईटीसी क्लेम कर सकता है, ठीक है, विदाउट बीइंग फर्स्ट ब्रॉट टू हिज प्लेस, ठीक है। उसके प्लेस पे नहीं आया, तब भी वो क्या कर सकता है? आईटीसी क्लेम कर सकता है। वेयर द इनपुट सेंट फॉर जॉब वर्क आर नॉट रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, है ना। मान लो ये जॉब वर्क ने प्रिंट कर दी, शूज पे क्या कर दिया? पूमा का लोगो प्रिंट कर दिया। अब वो जॉब वर्क प्रिंट कर दिया, बट पूमा को है ना ये शूज वापस नहीं मिले। पूमा को ये शूज वापस नहीं मिले। कब तक नहीं मिले? 1 साल हो गया। 1 साल तक ये शूज वापस नहीं मिले। तो हम समान लेंगे कि पूमा ने ये शूज किसको भेज दिए? प्रिंटिंग शॉप को ही भेज दिए। तो कब भेज दिए थे? जब ये पूमा ये प्रिंटिंग शॉप को क्या वो शूज मिले थे। जब वो प्रिंटिंग शॉप को ये शूज मिले थे, तब पूमा ने ये शूज ऑलरेडी प्रिंटिंग शॉप को भेज दिए थे। अगर 1 साल तक आपने वो शूज वापस अपनी फैक्ट्री में नहीं लाया, अगर ले आए वापस, तो फिर उस केस में ऐसा हम नहीं मानेंगे, ठीक है। या फिर अगर कैपिटल गुड्स है, तो कैपिटल गुड्स में 3 साल की कंडीशन है। कैपिटल गुड्स में कितने साल की कंडीशन है? 3 साल की कंडीशन। अब मान लो कि यहाँ से अब वो डायरेक्ट सेल भी तो कर सकता है। पूमा क्या करता है कि यहीं से सेल कर देता है, तो ओके, तो उस केस में भी आईटीसी क्लेम कर सकता है। उस केस में भी आईटीसी क्लेम कर सकता है, ठीक है। नॉट रिसीव बाय द प्रिंसिपल ऑफ हिज principal after completion of job work or otherwise are not supplied from the place of business of the job worker। यहाँ से अगर आपने सप्लाई नहीं करे, या तो आप वहाँ से सप्लाई कर दो या फिर अपनी फैक्ट्री पे ले आओ। अगर 1 साल में आपने सप्लाई कर दिया या फिर अपनी फैक्ट्री पे लिया है, तो हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन ना तो आपने 1 साल में सप्लाई की जॉब वर्कर की फैक्ट्री से, ना ही आप अपनी फैक्ट्री में लाए, तो उस केस में हम इससे क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। और सप्लाई किससे किसका मान लेंगे? सप्लाई प्रिंसिपल से जॉब वर्कर का मान लेंगे। सप्लाई प्रिंसिपल से जॉब वर्कर का मान लेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। कैपिटल गुड्स के केस में ये 1 साल की कंडीशन 3 साल की हो जाती है, ठीक है। However, where the inputs are sent directly to job worker, the period of 1 year shall be counted from the date of receipt of input by the job worker। जिस दिन उसे मिलेगा उस दिन से हम ये काउंट मानेंगे, ठीक है। मान लो अगर पूमा के यहाँ पहले शूज आते हैं और फिर पूमा जॉब वर्कर को भेजता है, तो ये डेट कहाँ से काउंट होगी? जिस दिन पूमा ने भेजा, जिस दिन पूमा ने भेजा वहां से ये डेट हम काउंट करेंगे, ठीक है। A registered person may under intimation and subject to such condition as may be prescribed send any input or capital good without payment of tax to job worker for job work and from there subsequently send to another job work and likewise, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल जो हमारा पूमा है वो किसको भेज रहा है? प्रिंटिंग शॉप को भेज रहा है अपना क्या करना है? शूज पे लोगो प्रिंट करने। तो ये जो जब सेंड करेगा ये विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी करेगा, मींस जीएसटी पे करने की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो यहाँ से फर्दर कोई दूसरे जॉब वर्कर के यहाँ भेजता है वो शूज, तो भी वो क्या कर सकता है? विदाउट पेमेंट अपना गुड्स क्या कर सकता है? वो सप्लाई कर सकता है। बट उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? चालान क्रिएट करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे 1 ईयर की कंडीशन है, 3 ईयर की कंडीशन है, ठीक है। Supply of such input after completion of job work or otherwise or capital, या तो आप क्या करोगे? आपको लाना पड़ेगा अपनी फैक्ट्री पे गुड्स वापस लाना पड़ेगा, या फिर वहां से सप्लाई करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर अगर आपका इनपुट है, या फिर 3 ईयर अगर आपका कैपिटल गुड्स है। द प्रिंसिपल शिप सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड be allowed input tax credit on capital goods sent to job work for job work। मींस वो जो जॉब वर्कर
के पास भेज रहा है कैपिटल गुड्स, उस पर भी वो क्या कर सकता है, आईटीसी क्लेम कर सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या कर सकता है, आईटीसी क्लेम कर सकता है, भले वो कैपिटल गुड्स कहाँ पड़ा है, जॉब वर्कर के यहाँ पड़ा है। ठीक है, the principal shall be entitled to take credit of input tax on capital goods even if the capital goods are directly sent to job worker for the job work without being first brought to his place of business। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि आपके यहाँ नहीं आया है और आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जॉब वर्कर के यहाँ भेज सकते हो, तब भी आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। 3 साल के अंदर लाना पड़ेगा। अगेन हाउएवर द कैपिटल गुड्स आर सेंट डायरेक्टली टू जॉब वर्कर, द पीरियड ऑफ 3 ईयर कब से काउंट होंगे, जब उसको जॉब वर्कर को क्या मिलेगा, कैपिटल गुड्स मिलेगा। ठीक है, और ये जो 1 ईयर 3 ईयर है इस पे अप्लाई नहीं होंगे, ये मोल्ड डाइज जिग्स फिक्सचर्स और टूल्स सेंड टू जॉब वर्कर इस पे नहीं होंगे। ठीक है, तो अब सेम यहाँ पे भी रूल 45 आ जाता है जॉब वर्कर के केस में, ये रूल भी यहाँ पे क्या होता है, सेम ही होता है, इतने ज़्यादा यहाँ पे अलग कंडीशन नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, चालान इशू करना पड़ेगा, चालान का मैंने बता दिया था। 1 जॉब वर्क से अनदर जॉब वर्क आप भेजोगे तब भी आपको क्या लगेगा, चालान लगेगा। ठीक है, चालान इशू बाय प्रिंसिपल, चालान कौन इशू कर सकता है, चालान या तो जॉब वर्कर इशू कर सकता है या फिर प्रिंसिपल भी इशू कर सकता है। ठीक है, इंडिकेट क्या करेगा उसमें, क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स करेगा। चालान में क्या क्या होना चाहिए आपका, गुड्स का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, वेयर गुड्स आर सेंट बाय वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर और रिटर्न टू प्रिंसिपल। ठीक है, फर्दर द चालान इंडोर्स बाय जॉब वर्कर में फर्दर इंडोर्स बाय अनदर जॉब वर्कर इंडिकेटिंग दैट इन द क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स वेयर द गुड्स आर सेंट बाय वन जॉब वर्कर टू अनदर और रिटर्न टू प्रिंसिपल। ठीक है, और उसमें क्या क्या होगा, रूल 55 के अकॉर्डिंग जो चीजें लिखी है उसमें वो लिखी होगी। ठीक है, डिटेल ऑफ चालान इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड टू अ जॉब वर्कर आर रिसीव्ड फ्रॉम जॉब वर्कर ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड शैल बी इंक्लूडेड इन जीएसटी आईटीसी 04। उसको जितने भी चालान मिले हैं उसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी आईटीसी 04 में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। किसको इंक्लूड करना पड़ेगा, जॉब वर्कर को। ठीक है, फॉर दैट पीरियड ऑन और बिफोर 25 डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द सेट पीरियड। वो पीरियड का जो भी 25th डे आएगा, नेक्स्ट मंथ का 25th डे आएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले पहले जीएसटी आईटीसी 04 फर्निश करना पड़ेगा। अब वो पीरियड क्या है, पीरियड 6 मंथ का है, पीरियड 6 मंथ का है। कैसे कैसे काउंट करोगे, फर्स्ट डे अप्रैल से 1 अक्टूबर और फिर 1 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से 1 मार्च, ये आपके 2 पीरियड रहेंगे, है ना। टर्नओवर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 5 करोड़, अगर 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज आपको ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर इन अदर केसेस। ठीक है, दूसरे केस में आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपको एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है, वेयर द इनपुट्स फॉर कैपिटल गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड टू द प्रिंसिपल विद इन द टाइम लिमिट, इट्स मीनिंग दैट सच इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स आर सप्लाइड टू द जॉब वर्कर on the day when the job worker received the goods, and in case were supplied by principal itself, तो principal ने जिस दिन वो goods जिस दिन गुड्स क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अपनी फैक्ट्री से जॉब वर्कर के यहाँ जाने के लिए, जॉब वर्कर के यहाँ जाने के लिए, तो उस केस में जिस दिन निकले थे उस दिन की डेट ले लेंगे और उसी दिन आप क्या मांग लेना, सप्लाई मांग लेना, अगर 1 साल में गुड्स वापस नहीं आए, और फिर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा और अलॉन्ग विद 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, और आप क्या इसका रिवर्स कर सकते हो क्या, हाँ, जब आपको वापस ये गुड्स मिल जाएंगे तब आपको आईटीसी क्लेम करने को मिल जाएगा, बट 18% आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और एग्जाम सप्लाई में क्या आएगा, एग्जाम सप्लाई से 17(3) के अकॉर्डिंग एग्जाम सप्लाई में क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी जो आपने स्टैंप ड्यूटी के लिए ली थी, और 1% आपकी सेल वैल्यू आ जाएगी इन केस ऑफ सिक्योरिटी। अब ये आईएसडी क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, ये हम समझ लेते हैं, और उसके बाद हमारा सेक्शन 49 बचा रह जाएगा और हमारा आईटीसीएच खत्म हो जाएगा। और आईएसडी क्या होता है, आईएसडी एक अच्छा कंसेप्ट है। आईएसडी बेसिकली क्या है कि आपकी क्या है, मल्टीपल यूनिट्स है, मल्टीपल यूनिट्स मींस मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। मान लो आपका क्या महाराष्ट्र में भी है सेम बिजनेस, है ना, अब आपका क्या है एमपी में भी बिजनेस है ना, अब आपका गुजरात में भी बिजनेस है, अब आपका कर्नाटका में बिजनेस, मान लो 4 जगह आपका बिजनेस है ना, 4 जगह आप बिजनेस करते हो, तो 4 जगह के जीएसटी नंबर भी अलग अलग होंगे, ऑब्वियसली जीएसटी नंबर अलग अलग होंगे। अब आपने क्या करा, इन चारों जगह, और ये आपका हेड ऑफ प्लेस है, हेड ऑफ बिजनेस एरिया है, ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है आपका, क्या यहाँ से आप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे आपने देखा कि
आपने एक सर्विस ली, सर्विस क्या करी, रिसीव करी, और सर्विस बेसिकली जो इनवॉइस कटा, इनवॉइस अगर आप अलग अलग के नाम पे कटवा लेते तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट क्या हुआ कि इनवॉइस जो सप्लायर ने बिल फाड़ा वो किसके नाम पे फाड़ा, महाराष्ट्र के यूनिट के नाम पे फाड़ा, है ना, कि महाराष्ट्र के यूनिट ने मेरे से वो सर्विस ली, और वो सर्विस एक्चुअली जो ली थी ना, वो सर्विस किसके लिए ली थी, वो सर्विस इन चारों यूनिट के लिए ली थी। वो सर्विस क्या ली थी, चारों यूनिट के लिए ली थी। अब ये चारों यूनिट के लिए वो सर्विस ली थी, तो वो जो पे करेगा, महाराष्ट्र जो भी पे करेगा, एक्चुअल में तो एक ही पर्सन है, एक्चुअल में तो चारों एक ही पर्सन है, तो अब ये जो महाराष्ट्र पे करेगा तो उस पे को सर्विस चार्ज भी देगा, अलॉन्ग विद क्या करेगा, सर्विस चार्ज के साथ जीएसटी भी पे करेगा, जीएसटी भी पे करेगा। अब वो चाह रहा है कि ये जीएसटी क्या होना चाहिए, चारों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये आईटीसी क्या होना चाहिए, चारों पर्सन क्लेम कर सके, ऐसा कुछ यहाँ पे इंतजाम करो। तो इस कारण से आईएसडी नाम का एक कंसेप्ट आया, और आईएसडी क्या बोलता है कि अगर ऐसा कोई सर्विस आप लेते हो और उस केस में क्या करते हो कि वो सर्विस आपकी चारों यूनिट में आप क्या करते हो, बांटते हो, सर्विस जो आपने ली थी वो आपकी चारों यूनिट के लिए लेती, या फिर आपकी जितनी यूनिट थी, 2 थी, 6 थी, 10 थी, जितनी यूनिट थी उसके लिए आपने ली थी, तो वो आप आईटीसी क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बस आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट में रजिस्टर होना है, और आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो, आप क्या करो, चारों का टर्नओवर निकालो, चारों का टर्नओवर निकालो, और उस टर्नओवर के प्रोपोर्शन में आप क्या कर लो, उस टर्नओवर के प्रोपोर्शन में आप क्या कर लो, उस आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मान लो इसका 2 करोड़ है, इसका 1 करोड़ है, इसका 3 करोड़ है, इसका 4 करोड़ है, टोटल टर्नओवर कितना आ गया, टोटल टर्नओवर आ गया 10 करोड़। तो महाराष्ट्र को जो आईटीसी क्लेम करने को मिलेगी 2/10, मीन्स यहाँ पे 20% आईटीसी महाराष्ट्र को जाएगी, 10% आईटीसी एमपी को जाएगी, 30% आईटीसी गुजरात को जाएगी, और 40% आईटीसी कर्नाटक को जाएगी। टोटल आप देखोगे तो ये 100% हो जाएगी, ठीक है। जो भी आईटीसी क्लेम करने को मिलेगी वो इस रेशियो में आपको करने को मिलेगी। ये हमारा बेसिकली आईसीपी का फंडा है, ठीक है। और ये आईटीसी कैसे बांट होंगे, अब जैसे आप असेट लेके आए थे तो आप सीजीएसटी पे करके आए होगे और एसजीएसटी पे करके आए होगे, या फिर आईजीएसटी पे करके आए होगे, इन दोनों में से आप कोई एक टैक्स पे करके आए होगे, मींस या तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करके आए होगे, या फिर आईजीएसटी पे करके आए होगे। तो उस केस में जो ये जीएसटी है वो भी इसी रेशियो में बैठेगा, सीजीएसटी है तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी बैठेगा, और आईजीएसटी है तो आईजीएसटी बैठेगा, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, ये आप पढ़ लेना, ये आप पढ़ लेना, ये भी आप पढ़ लेना, ये भी आप पढ़ लेना। और आईटीसी किसमें बैठेगी, जिस यूनिट को क्या आप ये सर्विस यूज करने दे रहे हो। मान लो इनकी एक और यूनिट थी, एक और यूनिट कौन सी थी, एक और यूनिट मान लेते राजस्थान यूनिट थी। अब ये राजस्थान यूनिट थी, तो अब राजस्थान यूनिट को वो सर्विस यूज नहीं होगी, तो इस कारण से उस राजस्थान यूनिट को हमने यहाँ पे क्या करा कि उसको इंक्लूड नहीं करा, उसमें आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, वो सर्विस राजस्थान यूनिट के काम नहीं आ रही थी, तो राजस्थान यूनिट के को आईटीसी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इनमें से मान लो अगर एमपी यूनिट को मान लो वो सर्विस काम नहीं आ रही थी, तो वो एमपी यूनिट पे भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाता, मीन्स यहाँ पे ये हट जाते, और अब यहाँ पे 9 करोड़ हो जाता, और फिर 9 करोड़ डिवाइड 2/9, 3/9 और 4/9 हो जाता, ठीक है। आगे समझ में, the ISD shall be distributed the credit of CGST as CGST, IGST as IGST, and SGST as SGST by way of issue of document containing the amount of input tax credit being distributed, ठीक है। The ISD may distribute the credit subject to the following condition, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा, ठीक है। The credit can be distributed to the recipient of credit against the document, मीन आपके पास क्या होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए। बेसिकली आपने सर्विस ली तो उसका क्या होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, और जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो डिस्ट्रीब्यूट किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो इनवॉइस में जो टोटल टैक्स है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितनी आपने क्या करी है, आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करी है। टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस शैल बी एट्रिब्यूटेबल टू द रिसिपिएंट सर्विस ओनली, जिसको सर्विस मिलेगी वो वही
ये यूनिट क्या कर सकती है, आईटीसी क्लेम कर सकती है। द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस एट्रिब्यूटेबल टू मोर देन वन रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सच रिसिपिएंट ऑन प्रो राटा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। जितना भी आपका टर्नओवर रहेगा उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये आपका क्या है एग्जांपल, आप काम कर सकते हो, ये आपका फॉर्मूला आप इधर काम कर सकते हो। ठीक है, every registered person shall entitled to avail the credit of eligible input tax as a self-assessed in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger। सेक्शन 41 बोलता है कि जो पर्सन एलिजिबल है क्रेडिट लेने के वो क्या कर सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं और क्रेडिट इजीली उनको मिल जाएगी उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और रिसीव द टैक्स व्हेन हैज नॉट बीन पेड बाय सप्लायर शैल बी रिवर्स्ड अलॉन्ग विद 18% इंटरेस्ट बाय द रिसिपिएंट। ये पढ़ने की जरूरत नहीं, काम करनी है। ठीक है, ये आपके रिलेवेंट हो जाए, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कभी पूछा भी नहीं जाएगा। The amount of ITC available in electronic credit ledger of registered person on account of, ये एक सेक्शन 49 है। ये हमारा बहुत काम का हो जाता है कि आप ITC क्लेम तो करते हो तो किस प्रोपोर्शन कैसे आप क्लेम कर सकते हो, ये सेक्शन 49 हमें बताता है। ये हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, इसका मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको दिया था, बट अब यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मान लो आप क्या करते हो, ऑब्वियसली आप सर्विस लेते हो, गुड्स लेते हो, तो गुड्स लेते हो तो आप क्या करते हो, इनवॉइस भी लेते हो। ऑब्वियसली आपके पास इनवॉइस आएगा तो इनवॉइस आएगा। अब मैंने बताया था कि इंटरेस्ट रेट सप्लाई है तो उस पर क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो उस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, अब जैसे आपने गुड्स या सर्विस परचेस करा, अब मान लेते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल गुड्स और सर्विस परचेस करा और आपका इंटर स्टेट सप्लाई था, मींस आपने जिससे भी आपने परचेस किया था वो किससे परचेस किया था, विद इन स्टेट में आपने परचेस किया था। तो आप क्या करके पे करके आए थे, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करके आए थे। तो अब जो आपकी आईटीसी अवेलेबल होगी, आईटीसी में आपको क्या बेसिकली 3 अकाउंट बनाने चाहिए कि एक सीजीएसटी का अकाउंट है मेरा, एक एसजीएसटी का अकाउंट है और एक आईजीएसटी का अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे बने हैं क्या, हाँ जैसे ये 3 अकाउंट बने हैं, है ना, ये 3 अकाउंट बने हैं। अपन नीचे नहीं बनाते हैं, यहाँ पे 3 अकाउंट। अब जैसे ये 3 अकाउंट आगे बने हैं, क्रेडिट के बने हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ, जो भी आप सीजीएसटी पे करके आओगे वो कहाँ लिखोगे, सीजीएसटी के अकाउंट में लिखोगे। जो भी आप एसजीएसटी पे करके आओगे वो आप एसजीएसटी के अकाउंट में लिखोगे। जो भी आप आईजीएसटी पे करके आओगे वो आप कहाँ लिखोगे, आईजीएसटी के अकाउंट में। मींस आपने कुछ फर्दर एक और कुछ सप्लाई लिया था, सप्लाई ए लिया था तो वो इंटरेस्ट रेट सप्लाई लिया था, सप्लाई बी लिया था तो वो ये सप्लाई ए लिया था तो इंटरेस्ट रेट सप्लाई लिया था और सप्लाई बी लिया था तो वो क्या लिया था, इंटर स्टेट सप्लाई लिया था। ठीक है, अब जब आपने ये इंटरेस्ट रेट सप्लाई लिया और ये जो आईजीएसटी का आपने सप्लाई लिया था, ठीक है, तो आपने क्या करा था, परचेस करा था तो आपने क्या करा था, आईजीएसटी पे करके आए थे तो आप कहाँ लिखोगे, इसको ऑब्वियसली आईजीएसटी के अकाउंट में लिखोगे। तो ये आपकी तीनों अकाउंट की अलग अलग आईटीसी है। सीजीएसटी के आईटीसी कितनी है, फॉर एग्जांपल 10,000 अपन यहाँ पे लिख ही लेते हैं। ठीक है, सीजीएसटी की आईटीसी कितनी है आपके पास, 10,000, एसजीएसटी की भी 10,000 और आईजीएसटी की आपके पास है 50,000, है ना। ये आप इतना जीएसटी पे करके आए थे। अब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अरेंजमेंट्स आप जब सेल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट आपने सेल किया है तो सीजीएसटी एसजीएसटी भी भरना पड़ेगा, और अगर आपने इंटर स्टेट सेल किया है तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। अब जब आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा तो अब आपको क्या देखना है इसमें, अब आपको क्या करना है इसमें आपको बेसिकली देखना है, इसमें आपको बेसिकली देखना है कि आपकी जो लायबिलिटी आ रही है वो आपकी सीजीएसटी की लायबिलिटी आ सकती है, आउटपुट लायबिलिटी, एसजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी आ सकती है और आपकी आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी आ सकती है। तो ये जो आउटपुट लायबिलिटी है वो कैसे कैसे आप सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो आईजीएसटी की जो लायबिलिटी आ रही है वो आपकी आ रही है 5,000 की,
CGST का आउटपुट लायबिलिटी आ रही है वो आपकी आ रही है 15,000 की, और SGST की आपकी जो आउटपुट आ रही है 15,000 की आ रही है। तो अब आप बेसिकली ये 15 आपको भरने को आ रहे हैं, लेकिन आपके पास 10 ही है। यहाँ पे भी आपको 15 भरने को आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 10 ही है। यहाँ पे आपको 5,000 भरने को आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास 50,000। तो सबसे पहले आप तो क्या करो, इस 15 को आप 0 कर दो। तो आपके यहाँ पे 10,000 आप नील कर दो, और जो ये 5,000 है ये आपको एक्स्ट्रा भरने आ रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपके 5,000 भरने, तो यहाँ पे आपके कितने बचे, 45,000 बचे। तो अब ये 45,000 आप यूज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग CGST एंड SGST। मींस यहाँ पे आप जो 45,000 है वो 45,000 यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे 5,000 प्लस कर दो, यहाँ पे 5,000 प्लस कर दो, और यहाँ पे टोटल 10,000 माइनस कर दो। तो IGST आपकी जो अब बची है वो 30,000 की बची है, और यहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना है, यहाँ आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेट आपको क्या करना है, 35,000 ही पे कर। ठीक है, मींस अगर आपकी CGST की लायबिलिटी आती है तो आप वहाँ किस से सेट ऑफ कर सकते हो, एक तो CGST की ITC है तो उससे सेट ऑफ कर सकते हो, और IGST की ITC है तो उससे भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। बट SGST की ITC आपसे आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, या फिर आपकी SGST की आउटपुट लायबिलिटी आ रही है, जैसे मान लो यहाँ पे SGST की आउटपुट लायबिलिटी आ रही है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, SGST से आप सेट ऑफ करोगे, है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, SGST से सेट ऑफ करोगे, उसके बाद आप IGST से सेट ऑफ करोगे, बट CGST से सेट ऑफ नहीं करोगे। या आप इस ब्रैकेट से भी समझ सकते हो कि आप ये समझ लो कि आपके पास ITC अगर IGST की पड़ी, अपन इस ब्रैकेट से चलते हैं कि अगर आपके पास ITC IGST की पड़ी है, तो उस केस में अगर आपके पास IGST की आउटपुट लायबिलिटी है तो आप IGST की आउटपुट लायबिलिटी IGST की ITC से सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन आपके पास CGST की अगर आपके पास आउटपुट लायबिलिटी है तब भी आप IGST की ITC से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन आपके पास SGST की आउटपुट लायबिलिटी है तब भी आप IGST की ITC से सेट ऑफ कर सकते हो। मींस IGST में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे आप ITC किसी को दे भी सकते हो, वहाँ पे आप ITC किसी से सेट ऑफ कर भी सकते हो। बस जो लड़ाई है वो है CGST और SGST के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। मींस अगर सेंटर की आपके पास ITC पड़ी है और स्टेट की आउटपुट लायबिलिटी आ रही है तो आप दोनों को नेट ऑफ नहीं कर सकते, या फिर आपके पास स्टेट की ITC पड़ी है और सेंट्रल की आपके पास क्या आ रही है, आउटपुट लायबिलिटी आ रही है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये आपका सेक्शन 49 आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, और यहाँ पे हमारा ITC भी खत्म हो जाता है, और हम अब नेक्स्ट चैप्टर में खत्म करेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर खत्म करके इसको मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर में हमारा पूरा रिविजन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।